नमस्कार दोस्तों का फिर से आप सभी का स्वागत है सिविल लाइफ विद गौतम पर। दोस्तों आज हम इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब होने की वजह से रेगुलर वीडियो नहीं डाला पा रहा था और अभी भी तबीयत कुछ ख़राब ही है, इसलिए। और एक और समस्या ये है कि जब वीडियो पूरा बनाया जाता है, कोई लंबा वीडियो होता है तो आप लोग पूरा नहीं देखते हैं और इसे मेरा वीडियो बनाने का मन उतना नहीं करता है, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि पूरा का पूरा वीडियो देखें और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। और जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही मुझे और उत्साह मिलेगा वीडियो बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टोटल 19 चैप्टर्स हैं और 2 जूनियर और सीनियर ग्रुप में बटा हुआ है। तो जूनियर ग्रुप यानी कि 6 to 8 क्लास के लिए है, 1 to 7 और 9 to 12, और बाकी जो सीनियर ग्रुप है उसके लिए सभी है। टोटल 19 चैप्टर पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न। ठीक है, तो प्राचीन से मॉडर्न तक, अभी तक भारत का साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में। The advancement in science and technology have been the major reason for the development of human civilization। तो जो मानव सभ्यता है उसके विकास में जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती। आप खुद समझते होंगे कि जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ होगा उस समय, उससे पहले लोग किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन करते होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे, खेती कैसे करते होंगे। तो एक पहिए के आविष्कार से जो साइंटिफिक तरीका जो उसमें दिमाग लगाया गया और पहिए का खोज किया गया, उसको बनाया गया, उसके बाद में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। तो वहीं कहा जा रहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने के कारण, ठीक है, एडवांसमेंट होना ही एक मेजर रीज़न रहा है, एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि मानव सभ्यता जो है वो विकास कर रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। इंडिया हैज़ बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंस एंशिएंट टाइम। और भारत जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में प्राचीन समय से ही कंट्रीब्यूट करता रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत बाद में इंडिया ने इसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, ये एंशिएंट टाइम से ही है। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, व्हाट वी टर्म एज ट्रेडिशनल नॉलेज इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन साइंटिफिक रीजनिंग। और यहाँ तक कि आज भी जिन्हें हम ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं, ठीक है, वो भी साइंटिफिक रीजनिंग पर आधारित है। ठीक है, जो भी हम बोलते हैं कि हाँ ये तो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये पारंपरिक ज्ञान जो है वो, लेकिन वो भी साइंटिफिक रीजनिंग पे आधारित है। उसका भी कुछ ना कुछ साइंस ही उसका कोई बेस है। प्री इंडिपेंडेंस, तो आज़ादी के पहले की बात है। द हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया डेट्स बैक टू द वैदिक एरा। तो भारत में अगर इस साइंटिफिक डिस्कवरीज और डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, तो वो लगभग वैदिक एरा के बहुत पहले से है। यानी वैदिक एरा जब शुरू हुआ उसका टाइमलाइन देख लीजिएगा, उससे काफ़ी पहले से ही उसका वो इतिहास मिलता है कि भारत ने साइंटिफिक डिस्कवरीज की वैदिक एरा से पहले से ही करती आ रही है। आर्यभट्ट, द फेमस मैथमेटिशियन ऑफ द वैदिक एरा, इन्वेंटेड जीरो। और उस वैदिक एरा के एक सबसे प्रसिद्ध मैथमेटिशियन, गणितज्ञ थे
आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो की खोज की थी। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट एंशियंट इंडियन स्कॉलर्स हैड डेवलप्ड ज्योमेट्रिक थ्योरम बिफोर पाइथागोरस हैड मेड देम पॉपुलर। तो आपने पाइथागोरस के बहुत सारे एक्सियोम्स और पोस्टुलेट पढ़े होंगे, ठीक है। तो जब पाइथागोरस ने ये सभी थ्योरम निकाले, उससे काफ़ी समय पहले ऐसा विश्वास किया जाता है, वो इसे बहुत समय पहले ही प्राचीन इंडियन स्कॉलर्स ने, ठीक है, प्राचीन भारत में इंडियन स्कॉलर्स ने ज्योमेट्रिक थ्योरम डेवलप किए थे, ठीक है। ज्योमेट्रिक थ्योरम में जैसे ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल्स, ये सभी होता है। जैसे कोई भी घर बनाना है, उसकी किस शेप में होना चाहिए, सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल कैसे होना चाहिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर सर्कुलर कैसे बनेगा। तो ये सभी ज्योमेट्रिक थ्योरम्स इंडियन स्कॉलर्स ने प्राचीन काल में ही डेवलप कर लिए थे, और उसके बाद में पाइथागोरस ने अपना थ्योरम निकाला और इसको पॉपुलर किया। The concept of squares, rectangles, circles, triangles, fractions, and the ability to express number 10 to the 12th power, algebraic formula, and astronomy have all had their origin in Vedic literature. ठीक है, तो जो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो स्क्वायर रेक्टेंगल का, सर्कल ट्रायंगल फ्रैक्शन का, और जो पावर का, ठीक है, जो पावर हम ऊपर लिखते ना, इतना का पावर इतना, उसका एबिलिटी कोई एल्जेब्रिक फार्मूला का, एस्ट्रोनॉमी का, ये सब का ओरिजिन देखा जाए तो ये सब का ओरिजिन जो है वैदिक लिटरेचर में मिलता है। सम आर स्टेटेड टू हैव बीन नोन एज अर्ली एज 1500 BC, और कुछ इतने समय पहले यानी कि 1500 BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो वैदिक काल में 1500 BCE के बहुत पहले से ही हमारे नॉलेज में है। The decimal system was already in use ड्यूरिंग दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए, दशमलव सिस्टम की बात करें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में पहले से ही था, और इसीलिए देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही एक वेल डेवलप्ड एक सिस्टम के अंतर्गत सब कुछ बनाए गए थे। एक कह सकते हैं कि आज जो हम नक्शा बनवा कर बनवाते हैं, जैसे नाला ये सब निकाला जाता है, एक राइट एंगल पे काट कर हर जगह से, यानी एक वेल डेवलप्ड सिस्टम बनाया गया था। वो सभी इसी के कारण, क्योंकि वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिक थ्योरम का उसमें ज्ञान था, डेसिमल सिस्टम उसमें एग्जिस्टेंस में था, इसलिए संभव हो पाया। दिस इज एविडेंट इन देयर यूज ऑफ वेट एंड मेजर्स, और ये एक साक्ष्य है, ये प्रमाण है। कैसा प्रमाण है? इन देयर यूज ऑफ वेट एंड मेजर, कि वो जब वेट करते थे और मेजर करते थे तो डेसिमल सिस्टम का यूज करते थे, ठीक है। तो डेसिमल सिस्टम यहाँ पे सवाल बन सकता है कि मैं कैसे पता कि डेसिमल सिस्टम जो है वो यूज में था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो ये एविडेंस हमारे पास है मिला है कि जब वो वेट करते थे, जब वजन करते थे, कुछ चीज़ मेजर करते थे, तो उसमें डेसिमल था, डेसिमल का यूज किया जाता था। मोर ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मेटाफिजिक्स आर ऑल डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा। और एस्ट्रोनॉमी की बात करें या मेटाफिजिक्स की बात करें तो सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है ऋग्वेद के अंतर्गत। ऋग्वेद यानी कि वेद, यानी कि वैदिक काल, एन एंशियंट हिंदू टेक्स्ट ऑफ द वैदिक एरा। तो ऋग्वेद क्या है कि एंशियंट, एक प्राचीन हिंदू टेक्स्ट है वैदिक एरा का।
From the complex layout of Harappan towns to the existence of iron pillar in India, it is evident that India's indigenous technologies have been very sophisticated. अगर हम कॉम्प्लेक्स लेआउट हड़प्पन टाउन्स की बात करें, एक जो लेआउट जो बनाए गए थे हड़प्पन टाउन्स में, और एग्जिस्टेंस ऑफ आयरन पिलर इन दिल्ली, और दिल्ली में आपको पता होगा कि एक आयरन पिलर है, ठीक है, एक लौह स्तंभ है जो कि बहुत समय 16,000 कितना पता नहीं, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है, बहुत ही पुराना है और आज तक उसमें जंग नहीं लगा हुआ। कुतुब मीनार के आसपास में ये अब आज भी है। इट इज़ एविडेंट दैट इंडियाज़ इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज हैड बीन वेरी सोफिस्टिकेटेड, और ये इस बात का प्रमाण है कि भारत का जो इंडिजिनस यानी स्वदेशी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, नहीं बहुत ही पुराना है, प्राचीन है। दे इंक्लूडेड द डिज़ाइन एंड प्लानिंग ऑफ वाटर सप्लाई, और इसमें क्या क्या शामिल था ये सभी टेक्नोलॉजी में, डिज़ाइन और प्लानिंग ऑफ वाटर सप्लाई। तो जैसा मैंने बात किया हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंतर्गत ये सब कुछ प्लान करके बनाया गया था। तो जो डिज़ाइन होता था, वाटर सप्लाई का प्लानिंग होता था, ट्रैफिक फ्लो, नेचुरल एयर कंडीशनिंग, किस तरह से नेचुरल हवा वाला सिस्टम बनाया जाए, कॉम्प्लेक्स स्टोन वर्क एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। यहाँ पे स्टोन वर्क का मैं बता दूँ आपको, जब आप एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ते हैं उस समय आपने बहुत सारे ऐसे इमारत के बारे में पढ़े होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े होंगे कि उसको पत्थर से काट कर बनाया जाता था, और वो आज भी उतना संभव नहीं लगता है, और ऐसा विश्वास भी नहीं किया जा सकता है। ये अविश्वसनीय लगता है कि कोई इतना सा बढ़िया तरीके से बना सकता है। यानी जो भी मंदिर बनाए गए थे प्राचीन काल में, ऐसे बहुत सारे मंदिर थे, बहुत सारे ऐसे महल थे जो जिसको पत्थर को काट कर बनाया गया था। यानी जो पत्थर होते थे, बहुत बड़े बड़े चट्टान होते थे, पहाड़ होते थे, उन सभी को एकदम बारीकी से काट कर, ठीक है, उसको बनाए गए थे। तो कॉम्प्लेक्स जो स्टोन वर्क होता था और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग होता था, तो आज भी वो सारी चीज़ें असंभव सी लगती है, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि उस समय भी साइंस कितनी डेवलप थी। लोगों की सोच में साइंटिफिक जो थॉट्स होते थे, साइंटिफिक विचारधाराएं होती थी। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट टू बिल्ड प्लांट टाउन्स एंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज। तो ये पहले ही बात कर चुके इस बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो दुनिया की पहली ऐसी सभ्यता थी जिसने एक प्लान्ड टाउन बनाया था। जैसे आज नक्शा निकाल के जो हम बनाते हैं उस तरह से वो पहली सभ्यता जिसने हर चीज़ प्लानिंग के साथ बनाई थी। एक प्लान शहर बनाया था, किस तरह से गंदे पानी का निकासी होगा, शुद्ध पानी किस तरह से आएगा पीने वाला, रोड किस तरह से जाएगा, किस तरह ट्रैफिक नहीं होगा, वो सारी चीज़ें। एंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज, और ड्रेनेज था वो अंडरग्राउंड था, ग्राउंड के नीचे था। सिविल सैनिटेशन, ठीक है, यानी किस तरह सैनिटेशन का ध्यान रखा जाए, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग और एयर कूलिंग आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी। वाइल other ancient civilizations of the world were small towns with one central complex, the Indus Valley civilization had the distinction of being spread across a region about half the size of Europe. अगर बाकी देखिए, अगर बाकी एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें दुनिया की, वो काफ़ी छोटे छोटे रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक ही सेंट्रल कॉम्प्लेक्स था। कहने का मतलब ये है कि उस समय अगर एक कंपैरिजन किया जाए दुनिया के दूसरे देशों के साथ, दूसरे सिविलाइजेशन के साथ और इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लानिंग करके बनाया गया था, और बाकी काफ़ी छोटे छोटे थे। और ये इतना था, और इसकी विशेषता ये थी लगभग
ये रीजन पूरे तो था यूरोप के एकदम आधे हिस्से, मतलब पूरे यूरोप को देखा जाए तो उसका आधा भाग उसमें सिंधु सभ्यता फैला हुआ था, और बाकी बहुत ही छोटे छोटे सभ्यता थे उस समय दुनिया में। तो ये उसकी विशेषता रही है। वेट्स एंड linguistic symbols were standardized across this vast geography for a period of over 1000 years from around 300 BCE to 1500 BCE। तो वेट और लिंग्विस्टिक सिस्टम जो बात करें, वजन क्या, ठीक है, किस तरह से नाप तोल किया जाएगा, वो सभी को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था। ठीक है, कोई चीज़ अब जैसे आप SI यूनिट पढ़ते हैं ना, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट, तो उसी तरह से वहाँ भी सबको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था। और ये पूरे ज्योग्राफी में, यानी कि वो कहाँ तक, पूरे लगभग 1000 वर्ष के पीरियड तक यहाँ पे वही सिस्टम जो स्टैंडर्डाइज किया गया था, वही सिस्टम चलते आ रहा। कब से कब तक? लगभग 3000 BCE से 1500 BCE तक। तो हम यही इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, और 1 या 2 पार्ट और लगेगा इसमें, उसके बाद में ये समाप्त हो जाएगा। और वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना चाहता, लगभग 16-17 मिनट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप कोशिश करें कि पूरा का पूरा वीडियो देखिए, और दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने का मन करेगा, मैं भी और अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा जो भी दूसरे अदर एग्ज़ाम होगा, आप वो भी रिकमेंड कर सकते हैं, उनके बारे में भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।